Take a paper and start making. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ डिस्कस किया था और थोड़ी बहुत बात हमने रेजिस्टेंस की भी करी थी। अब हम यहाँ से उसका आगे का पार्ट कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। बच्चों देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमेशा विद गुड एक्यूरेसी, तो आपको हमेशा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ आप जान लीजिए, सर्किट में हम किसी भी डिवाइस को उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके दिखा सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम में हम आयरन नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। बच्चों 220 वोल्ट सप्लाई लाइन लिखा है, मतलब जो पावर सप्लाई दी है वो है। और हमें पता है, क्योंकि हम सर्किट बना रहे हैं, पावर सप्लाई हमें कहाँ से मिल रही है, हम या तो बैटरी लगाएंगे या तो कोई और पावर सोर्स लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट सिंपली सप्लाई लाइन दिया है, तो हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। तो हमने ऐसे सर्किट डायग्राम बनाया, ये हमने बैटरी बनाई 220 वोल्ट की। ठीक है, ये हमने इसमें अपना इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दिया। कैसे करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसका है, इस आयरन का है। ठीक है, आयरन का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ये सर्किट से करंट विड्रॉ करेगा या ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। फिर से कह रहा हूँ, किसी भी डिवाइस को हम उसके रेजिस्टेंस से के इक्विवेलेंट हम रिप्लेस कर देते हैं सर्किट डायग्राम में, और जितना रेजिस्टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग ये करंट को विड्रॉ करता है बैटरी से या पावर सप्लाई से। तो बच्चों ये देखो, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैठा दिया है RI, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। और एक चीज़ और, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन एक फिक्स डिवाइस है, बन चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा। अगर इस रेजिस्टेंस को उठा के कहीं और सर्किट में लगा दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर सपोज़ किसी और सर्किट में लगा दूंगा, वहाँ करंट और वोल्टेज ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोल्टेज और करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V/I इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों ध्यान देना, ये जो रेजिस्टेंस हम लिखते हैं ये हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आयरन का। तो यहाँ V की जगह हम क्या लिखेंगे, 220 वोल्ट बाय करंट कितना है हमारा, 3.4 इक्वल्स टू RI। तो हमें RI की वैल्यू मिल गई, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है, 220 बाई 3.4 ओम। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अब इसको उठा के हमने दूसरे सर्किट में लगा दिया, जहाँ पे बैटरी कितनी है, 110 वोल्ट की है। ठीक है, 110 वोल्ट की है। RI की वैल्यू मैंने बोला था चेंज नहीं होगी, कितनी है, 220 बाई 3.4 ओम। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि इसमें ये जो करंट विड्रॉ करेगा ये कितना होगा। सिंपली यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे, वोल्टेज बाय करंट इक्वल्स टू RI। हमें RI की भी वैल्यू पता है, बस इसकी नहीं पता है, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 110 बार बाय RI। तो 110 बाय RI की वैल्यू कितनी थी, 220 बाई 3.4। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1.7 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इसी न्यूमेरिकल से। अगर आपने देखा कि यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक आयरन यही था, इसी को उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई चेंज है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग करंट भी चेंज हुआ है। अब आप देखिए, पहले जब वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा थी उस समय करंट ज़्यादा था, जब वोल्टेज सप्लाई कम थी तो करंट कैसा हो गया था, कम हो गया था। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वोल्टेज करंट पर डिपेंड कर रहा है। या तो सिंपली कहूँ कि करंट जो है वो वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही तो ओम्स लॉ है ना, यही तो ओम्स लॉ है ना। क्या होता था, जब हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था आगे, तो मतलब V/I किसके बराबर होता था, रेजिस्टेंस के, जो कि एक तरह का एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होती थी। ठीक है, और यही तो ओम्स लॉ है। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट या फिक्स लेकर चलते थे। तो बच्चों यहीं से मैं एक चीज़ और डेराइव कर सकता हूँ कि अगर मुझे ग्राफ निकालना है, ठीक है, V वोल्टेज और करंट के बीच का अगर मुझे ग्राफ पता करना है, ठीक है, तो आप ये देखिए ज़रा, मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज ले लिया है, यहाँ पे इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को वोल्टेज ले लिया, वाई एक्सिस को करंट ले लिया है, और ये ओरिजिन। ठीक है, तो सपोज़ मैंने मान लिया, सपोज़ मेरा V/I एक रेजिस्टेंस के बराबर, जिसकी वैल्यू मैंने मान ली है लेट्स से 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ अगर सपोज़ मैं 1 वोल्ट चलता हूँ और यहाँ भी 1 एम्पियर चलता हूँ, तब जाके मेरा ये पॉइंट यहाँ पे आता है, तो मेरा रेजिस्टेंस का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, और मतलब देखो, इसका मतलब आप समझिए क्या है। देखिए, V/I का मतलब क्या है, V/I इक्वल्स टू 1, इसका मतलब V इक्वल्स टू I, मतलब जितना वोल्टेज होना चाहिए, जितना स्टेप उतना ही करंट होना चाहिए। तो सपोज़ मैं फिर से 1 वोल्ट आगे बढ़ता हूँ, मतलब 2 वोल्ट, यहाँ पे भी ये 2 एम्पियर, तो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये ऐसे आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब जब हम रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो आप ध्यान रहे ना। तो ये जो ग्राफ है ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो आर ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये इस ग्राफ से एक फिक्स इंक्लिनेशन पे उठा हुआ है और ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसकी उसकी जो स्लोप है, देखिए स्लोप कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे, ग्राफ की वैल्यू अगर ऐसे आ रही होती तो हम कहते हैं हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। और बच्चों ऐसा होता है, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता वहाँ पे हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे भी रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है वहाँ पे हम ओम्स लॉ नहीं लगाते। बल्कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वायर है, ठीक है। एक वायर है जो कि हमने इसको काट लिया है दो एंड से, ठीक है। हमने इसको काट लिया है यहाँ दो एंड से, ठीक है। काट लिया तो उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। तो जो सर्कुलर एरिया जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, दोनों साइड में दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। और उसकी लेंथ हमने मान ली कि लेंथ इसकी L है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों सर्कुलर है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसका फिगर बनाया जिसका रेडियस में स्मॉलर माना है। तो उसका एरिया कितना होगा, आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आप समझने वाली है कि अगर सपोज कोई मेटल वायर है, ठीक है, वायर है जिसकी रेजिस्टेंस अगर सपोज कुछ भी है और मैं सेम लेंथ का एक और वायर यहाँ पे लगा दूँ, तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल वायर का या किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, उसकी लेंथ पे, ठीक है। तो अगर लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। देखिए लेंथ जैसे मैंने डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस अगर R था तो उसका रेजिस्टेंस अब 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है इसका, सर्कुलर है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ, बढ़ा दूँ, मतलब डायमीटर या रेडियस बढ़ा दूँ, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है कि जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से या थिकनेस से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब बच्चों हमने एक चीज़ अभी यहाँ पे ये देखी थी कि जब यहाँ पे हमें पता था कि जो रेजिस्टेंस है ये ना तो वोल्टेज से अफेक्ट होता है ना तो करंट से, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता तो किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली? तो बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है इसके नेचर ऑफ मटेरियल पे भी। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है कि मान लो कि हमने कोई नाइक्रोम मेटल लिया है, ठीक है, और दूसरा हमने कॉपर लिया है, ठीक है। तो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 60 टाइम इसके कॉपर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो मटेरियल हम चूज़ करेंगे, अगर मटेरियल का जो नेचर है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है। सपोज हम अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉपर का यूज़ करें तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन नाइक्रोम का यूज़ करें तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो मटेरियल पे या मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों जब हम ओम्स लॉ पढ़ते थे, ओम्स लॉ में हमने देखा था ओम्स लॉ कब वैलिड होता था, जब टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती थी, क्योंकि टेम्परेचर भी एक तरह का एक फिजिकल कंडीशन ही है, ठीक है। जो कांस्टेंट होती थी तब ओम्स लॉ वैलिड होता था, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो आपको ईजिली पता नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने उसके रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बेसिस पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको मैंने शॉर्ट में PTC लिखा है, और दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको मैंने NTC लिखा है। अब इसको समझते हैं बच्चों। PTC का पहले तो मैं एग्जांपल बता दूं कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल कम अंडर PTC कैटेगरी, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है दे आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मैंने मेटल को हीट किया उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, राइट, उसका टेम्परेचर मैंने रेज किया, तो होगा क्या, उसका रेजिस्टेंस पॉजिटिवली बढ़ता है, इसीलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अपनी बॉडी के थ्रू ये कम करंट पास करेगा। तो इसका मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल अगर उसे हीट बढ़ाते जाऊँ तो अपनी बॉडी के थ्रू वो करंट पास करना कम कर देगा। इसका मतलब वो हाई टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा कोई भी मेटल, ठीक है। और जहाँ मैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करूँ तो ये एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो अपनी बॉडी के थ्रू ज़्यादा करंट पास करेगा। तो ये आपको NTC आपको नहीं पढ़ना है, PTC या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको समझने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर हमारा कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, हमारा कोई वायर है, अगर हम उसके थ्रू अगर हाई करंट पास कर रहे हैं तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है। तो क्या उस केस में वो अपने मटेरियल के थ्रू करंट कम पास करना शुरू कर देगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो ऐसे केस में हम ऐसा कौन सा मेटल यूज़ करें, क्योंकि देखिए मेटल तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल यूज़ करें जो अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर हो, मतलब जिसका टेम्परेचर की वजह से कोई रेजिस्टेंस अफेक्ट ना हो। बच्चों देखो अभी हमने देखा कि जितनी मेटल्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
तो इसका मतलब हमें पता है वायर जितने भी वायर हैं सब मेटल से बनते हैं। तो हम ऐसे वायर कहाँ कैसे यूज़ करें, क्योंकि देखो हम जहाँ हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पे करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है, तो इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर बन जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और इसलिए लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों कुछ मटेरियल ऐसे मैं बता रहा हूँ जो कि अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं। तो मेटल्स की कुछ उन मेटल्स के नाम हैं मैग्नेनियम, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम। बच्चों ये जो मटेरियल हैं ये आपको फिजिक्स लैब में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली इनसे जो वायर बनाया जाता है उनको हम रेजिस्टेंस वायर भी कहते हैं, और ये हमारे बहुत सारे डिवाइसेस में हम इसको यूज़ भी करते हैं। उनका यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, और इनमें टेम्परेचर के साथ इनके रेजिस्टेंस में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। तो बच्चों चलो अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो आपने सुना ही होगा। तो बच्चों अभी हमने जस्ट देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, उसके क्रॉस सेक्शन या उसके थिकनेस के। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ हमें समझ में आ गई। क्यों हमने यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ें देखी तो हमें ये समझ में आया कि ये चीज़ ट्रू है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके, L/E के। तो बच्चों सीधी अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम रो से डिनोट करेंगे, इसको हम रो पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा L/E। बच्चों ये जो रो है यही रेजिस्टिविटी है ना। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको पढ़ते क्या है हम लोग, रो। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, रो। ठीक है, तो बच्चों ये जो है रो, ये जो रो है क्या ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, या तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, या किसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा मटेरियल के। एक्चुअली ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेनियम, कॉन्स्टेंट या नाइक्रोम ले लूँ, इन तीनों के लिए फिक्स हो, मतलब इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। तो मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कौन सा है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, कि हमने कैसा टेम्परेचर लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, मटेरियल के टेम्परेचर पे। तो अब सवाल उठता है कि अब इस रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे करें। बच्चों डिफाइन करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स मतलब कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे सपोज मैंने जो लेंथ ऑफ द वायर है वो 1 मीटर की मान ली है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है ये मैंने 1 मीटर स्क्वायर का मान लिया है ना। और अब आप देखिए, अगर ऐसा मान लिया, लेंथ को मैंने 1 मीटर मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, मतलब क्या हो गया, R इक्वल्स टू रो के बराबर हो गया। इसका मतलब रो क्या है, रो एक तरह का रेजिस्टेंस है। कब, जब हमने वायर की लेंथ 1 मीटर लें और उसके क्रॉस सेक्शन की जो एरिया है दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर लें, मतलब एक यूनिट लें। मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर लिया है तो उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ वी टेक यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल हुज क्रॉस सेक्शन वी हैव टेकन ऑल्सो कंसिडर। तो बच्चों रो क्या है, रो एक्चुअली जो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इट इज़ अ रेजिस्टेंस व्हेन वी हैव कंसीडर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल कंसीडरिंग स्क्वायर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मतलब सपोज मैंने ये लिया, इसका जो एरिया मैंने 1 यूनिट का माना हुआ है, इसकी लेंथ भी मैंने 1 यूनिट की मानी है, तो उस केस में जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों, मुझे यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो इसकी जो ऐसा यूनिट क्या होगी। तो बच्चों ये देखिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस को हम लोग रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, RA/L। तो रेजिस्टेंस की यूनिट में पता है क्या, ओम, एरिया की पता है क्या है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी है, मीटर। तो ये इससे कट जाएगा तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, ओम मीटर। तो बच्चों ध्यान देना, जो इसकी ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, ओम मीटर। बच्चों जो ओम है हम इसको ऐसे लिखते हैं, कहीं कभी कभार आप देखते हो मो, ये जस्ट उल्टा है ओम का, तो हम उस सिंबल को ऐसे भी नोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग।